चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। तो केमिकल काइनेटिक्स हमारा चल रहा था। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक कवर कर लिया है, ओके वहां देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था पूरा। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलरिटी, अरहानियस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी, ये तीनों चीजों को कवर करने वाले हैं। मतलब ये वीडियो हमारा लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर का। ओके, तो इसके बाद ये चैप्टर हम लोग फिनिश कर देंगे। उसके बाद देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करेंगे या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो देखेंगे उसको बाद में, लेकिन अभी तो इस चैप्टर पे फोकस करना है हमें। ओके, तो ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स हम लोग अलग से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलरिटी, अरहानियस इक्वेशन और एक्टिवेशन एनर्जी देखने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की सीरीज अलग आएगी, न्यूमेरिकल की सीरीज अलग आएगी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ओके, उसको अपन बाद में करेंगे। चलिए, तो करते हैं स्टार्ट। करते हैं भैया स्टार्ट। ये हमारा हो गया था। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलरिटी से। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी तो क्या होती है? मॉलिक्यूलरिटी काफी सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट participating in an elementary step of chemical reaction is called molecularity of reaction। number of moles of reactant participating, बस यही है और कुछ नहीं है। मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन में, एक एलिमेंट्री स्टेप वाली रिएक्शन में। ठीक है, जैसे कि एक रिएक्शन को उठा लो, कौन सी रिएक्शन चल रही है, उसमें आप लोग गिनो कि कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया, एक दो तीन चार पांच। बस यही है, इट इज अ नंबर। ये एक तरह से नंबर ही तो है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? नंबर है। सब कुछ इसी में छुपा हुआ है। मॉलिक्यूलरिटी में देखो मोल छुपा हुआ है, तो आप बताओगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसके? मोल्स रिएक्टेंट के। किसके मोल्स? रिएक्टेंट के, क्योंकि रिएक्टेंट ही तो पार्टिसिपेट करेंगे सबसे पहले, फिर ही तो बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट। ओके, तो ये होती है। अच्छा, तो इसमें आपको डाउट ये आ रहा होगा कि एलिमेंट्री स्टेप क्या होती है। ठीक है, एलिमेंट्री स्टेप क्या होती है इसको समझाते हैं। वैसे एलिमेंट्री स्टेप के बारे में आप लोग कहाँ पर पढ़ने वाले हो अच्छे से? ये आप लोग पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप करके एक टॉपिक आता है वहां पर, उसमें हम लोग देखते हैं। लेकिन ठीक है, अभी आपको यहीं पर बता देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, अगर मान लो एक रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी भी कर लेते हैं, प्लस सी कर लिया। ए बी सी से हमें क्या मिल रहा है? सी, डी और ई मिल रहा है हमें। ठीक है, मान सकते हैं हम लोग कुछ भी, डी प्लस ई हमें मिल रहा है। अच्छा, और डी प्लस ई जब रिएक्शन करेंगे तब हमें एफ मिल रहा है। ठीक है, सारी एबीसीडी हमने यहीं पर लिख दी। ए बी सी, ए बी सी से मिलकर हमें डी ई मिला, तो हमारे लिए एलिमेंट्री स्टेप क्या रहेगी? ये हमारे पास एलिमेंट्री स्टेप रहेगी। यहां से लेकर, कलर चेंज कर लेते हैं, इसका व्हाइट कर लेते हैं। अच्छा, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो है, ये एक हमारे पास एक स्टेप है। ये हमारे पास क्या है? एक स्टेप है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टेप है। आप चाहो तो इसको आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है। यहाँ पर दो स्टेप है, लेकिन हम लोग एक एक स्टेप की बात करते हैं तो वो एलिमेंट्री स्टेप होती है, सिंगल स्टेप की हम लोग बात करते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reactant participating in elementary step of chemical reaction is called molecularity of reaction। ठीक है, तो बस यही बात है। ओके, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप लोग इसको मान लीजिए, यहां से यहां तक हमारे पास बन रहा है। तो अभी हम मान लेते हैं ये एक मोल है, ये एक मोल है, ये एक मोल है। तो बताइए कितने मोल्स ने पार्टिसिपेट किया? तो हम लोग क्या बोलेंगे? तीन। तो ये जो तीन आया हुआ है, ये तीन क्या है? मॉलिक्यूलरिटी है। ठीक है, ये तीन क्या है? यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी है। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है। चलिए थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद आप लोग नोट करेंगे। देर आर मेनी रिएक्शंस विच प्रोसीड थ्रू द नंबर ऑफ स्टेप्स। अभी हमने देखा बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जो कि नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद प्रोसीड होती है। एंड ईच स्टेप बीइंग इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप। ओके, तो एलिमेंट्री स्टेप की डेफिनेशन आप लोग यहाँ से देख सकते हो, जो हमने अभी आपको समझाई है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द लोवेस्ट slowest step and it is known as rate determining step। Hence, molecularity can be defined as the number of moles, atoms or ions participating in a rate determining step is called molecularity। तो यहाँ से हमें दो डेफिनेशन मिल जाती है, एक डेफिनेशन हमें यहाँ से भी मिल जाती है। यहाँ से यहाँ तक आप लोग फोकस करेंगे एक बार। number of moles atoms of ions or ions participating in rate determining step। rate determining step is called molecularity। एलिमेंट्री स्टेप या फिर आप लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यहाँ पर मान सकते हो। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होते हैं ये समझा देते हैं आपको। ठीक है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या होता है? आरडीएस इसको बोलते हैं।
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फिर से वही एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये हमें बनाकर क्या दे रहा है भैया, डी प्लस ई मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, डी प्लस ई। और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर दो स्टेप्स हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, दो स्टेप्स हो रही है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ये जो स्टेप हो रही है, ये जो स्टेप हो रही है, ये ये क्या हो रही है, ये फास्ट हो रही है, काफी फास्ट हो रही है, काफी फास्ट हो रही है। और जो हमारे पास सेकंड स्टेप है, ये वाली स्टेप है, ये इसके कंपेयर में स्लो हो रही है, इसके कंपेयर में स्लो हो रही है, ठीक है, इसके कंपेयर में स्लो हो रही है। फास्ट का मतलब है कि हम लोग इसका रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, रेट उसी का डिटरमाइन कर सकते हैं जो कि एक मॉडरेट रिएक्शन होती है या फिर कंपेरेटिवली स्लो होती है फास्ट से, ठीक है। ये होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जहां पर कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है, कार्बोकेटाइन जहां पर बनता है, वहीं उसी स्टेप का हम लोग क्या निकालते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसी रिएक्शन को बोलते हैं, उसी स्टेप को बोलते हैं, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब आपको समझा दिया हमने, क्या होता है रेट डिटरमाइनिंग का मतलब, जिससे हम लोग रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, और जो स्लोएस्ट स्टेप होती है उसी से हम लोग रेट का डिटर्मिनेशन करते हैं। ओके, तो ये बात होती है, सारी चीजें आपको क्लियर करवा दी है। ओके, अच्छा, तो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन हमें ऐसे ही मिलेगा क्या कि मोलिकुलरिटी क्या होती है? तो ये डिपेंड करता है। मोलिकुलरिटी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे मुश्किल से पूछा जाएगा, लेकिन आपसे आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस पूछा जा सकता है। अभी हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस भी पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो, मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि मोलिकुलरिटी जो होती है वो जीरो नहीं होनी होती है। इसका ये रीजन है क्योंकि जीरो का मतलब है कि किसी मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और अगर कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर रिएक्शन हो रही है तो मोलिकुलरिटी जीरो तो नहीं हो सकती, ठीक है। जीरो मॉलिक्यूल्स आपने कभी देखा है कि किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया और रिएक्शन हो गई? तो ऐसा नामुमकिन है। ओके, आगे हम बात करेंगे, इट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जो मॉलिकुलरिटी होता है वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, मॉलिक्यूल्स गिन लो कितने मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पर काम खत्म हो जाता है। तो ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद है आप सभी को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता था, ठीक है। बेचारे दो भाई आए थे, भाई नहीं बोलना चाहिए, दोस्त बोल सकते हैं, जो भी बोलना हो। तो एक आया था गुल्डबर्ग और एक आया था वेगे। बेचारों ने यही तो बात बताई थी, उन्होंने थियोरेटिकल बोल दिया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थियोरेटिकल नहीं होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल होती है, और मोलिकुलरिटी जो होती है थियोरेटिकल होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वैसे अभी डिफरेंस करवाएंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा। तो मोलिकुलरिटी सारी चीज क्लियर हो गई आपकी, कुछ नहीं है, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। चलिए, तो मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस देखने जा रहे हैं। मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिख दी, मोलिकुलरिटी क्या होती है, इट इज अ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पार्टिसिपेट इन द एलिमेंट्री स्टेप बोल दो, या फिर यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट बोल दिया रिएक्शन, तो चलेगा, वो तो डिफरेंस हम लोग बता रहे हैं, ओके, तो चलेगा यहाँ पर। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आपने लिख दी, इट इज सम ऑफ पावर रेज्ड ऑन द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप सभी को पता है क्या होती है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने आ जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा पता तो चले कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है क्या है। देखिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ए और बी। अगर मान लेते हैं हमारे पास ए और बी, तो हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है। इसकी पावर हम लोग 2 मान लेते हैं, इसकी पावर 1 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो। तो अगर आप ये जो पावर दिख रही है, पावर का अगर आप लोग सम कर देते हो, क्या कर देते हो, सम कर देते हो, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यही क्या होती है, यही हमारे पास क्या होती है, यही हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आपने बता दी कि ये बस सम करते जाओ, काम हो जाएगा आपका। ओके, तो ये डेफिनेशन आपने बता दी। और क्या बताओगे, इट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज अ एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉलिकुलरिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो और जो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है वो तो। इट इज कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, ये कभी जीरो नहीं हो सकती है, जीरो हो सकती है। और क्या लिखोगे आप लोग, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। जो चीजें थियोरेटिकल होती है वो हम लोग बोल सकते हैं वो मैकेनिज्म के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती है, ठीक है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट मैकेनिज्म रिएक्शन, ओके। जो आप लोग मैकेनिज्म देखोगे कहाँ पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब आपको थोड़ा पता चलेगा मैकेनिज्म के बारे में। जो आप लोग रिएक्शन लिख देते हो ना, जैसे आपको समझाते हैं मैकेनिज्म थोड़ा सा क्या होता है। जैसे आपने एक रिएक्शन लिख दी कि ए प्लस बी हमारे पास क्या बना रहा है, सी बना रहा है। तो ये दिखने में ऐसी है, लेकिन अंदर बहुत सारी कहानी चल रही होगी।
कि यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया होगा, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक ऐसा किया होगा, इसके अंदर कार्बोकेटाइन बना होगा। ठीक है, अंदर बहुत कहानी है। तो अंदर की जो कहानी होती है उसको मैकेनिज्म हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग मैकेनिज्म बोलते हैं। तो मैकेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? जिसको आप लोग एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे हो, और एक्सपेरिमेंट से किसको निकाल रहे हो? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकाल रहे हो। ओके, तो बस यही बातें हैं। इस तरह से आप लोग अपने डिफरेंस याद कर सकते हो। 5 करवा दिया आपको, एग्जाम में कोई से 3 आपको लिख के आने, 3 नंबर में आता है तो। ओके, चलिए, तो ये आपका हो गया फिनिश टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, चलिए बताइए कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी अगर किसी को पता हो तो। ठीक है, लेकिन आप लोग कैसे बताओगे? आप लोग तो वीडियो देख रहे हो। ठीक है, कमेंट में आप लोग लिखिए अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कुछ पता हो तो। अच्छा, कमेंट भी नहीं करेंगे हम लोग तो। चलो फिर हम ही बताते हैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए, कॉन्सेप्ट की हम पहले बात करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बाद में समझेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वर्ड पहले लिखा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। केमिकल रिएक्शंस आर ऑल अबाउट कॉलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जब कोलिजन होता है, जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, तभी जाके रिएक्शंस होती है। ठीक है, इन ऑर्डर, क्या लिखा है यहाँ पर? इन ऑर्डर फॉर टू मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट दे मस्ट कोलाइड। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करना पड़ेगा, तभी जाके रिएक्शन होती है। ठीक है, तभी जाकर रिएक्शन होती है। अच्छा, ये बात हमें समझ में आई। मतलब अगर अगर आपको अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो मॉलिक्यूल्स को आपस में टकराना पड़ेगा, तभी जाकर रिएक्शन होगी। ठीक है, ये बातें हैं। However, this is not the whole story. ठीक है, however, this is not a whole story. Not only do they have to collide, but they must do so with enough energy to allow for the formation of the product. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, टकराने से काम नहीं चलेगा। इस तरह से टकराओ कि रिएक्शन हो जाए, नहीं तो धीरे से टकरा गए बल। ठीक है, धीरे से टकराने से काम नहीं चलेगा, टकराओ तो तेज टकराओ। ठीक है, ये तो हम लोग अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर ये बताई जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ टकराने से, कोलाइड होने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है उनके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, पता चले एनर्जी कुछ है नहीं, मरा हुआ मॉलिक्यूल आपने ले लिया, उससे बोल रहे हो रिएक्शन कर, तो कहाँ से करेगा रिएक्शन? ठीक है, तो बात यही बताई जा रही है, दे मस्ट टू हैव सब एनर्जी। उनके पास कुछ एनर्जी होनी चाहिए जो कि रिएक्शन को आगे बढ़ा सके। ठीक है, उनके पास एनर्जी भी होनी चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के पास भी खुद की एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, तो वो भी होनी चाहिए साथ में जब टकराएं तो इस एनर्जी से टकराएं कि रिएक्शन हो जाए। ओके, ये कॉन्सेप्ट हमारा बोलता है। ओके, तो कोलिजन होना जरूरी है, इनफ एनर्जी होना जरूरी है, ये दो चीज हमें समझ में आई इतनी पूरी कहानी से। ओके, चलिए, तो डायग्राम क्या बता रहा है हमें, चला इसके बारे में देख लेते हैं। डायग्राम हमें ये बता रहा है कि जब NO और O3 ने जब रिएक्शन करी और इनके बीच में क्या हुआ, इनफेक्टिव कोलिजन हुआ, मतलब अच्छे से नहीं टकराए ये, और या फिर इनके बीच में एनर्जी की गैप होगा या एनर्जी कम होगी इनके पास, इस वजह से इनफेक्टिव कोलिजन हुआ। और जैसे NO थे पहले, O3 पहले था, वैसा का वैसा ही हमें मिल गया। मतलब यहाँ पर रिएक्शन नहीं हुई। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास NO है, O3 हमारे पास है, इफेक्टिव कोलिजन हुआ, NO2 और O2 में ये कन्वर्ट हो गए, NO2 और O2, यहाँ पर O3 है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन हो गई। आया समझ में? चलिए, on the other hand, molecules that does not have enough kinetic energy will not react. Now, to get this unreactive molecules to actually react, you need to provide them with more kinetic energy. क्या मतलब हुआ इस थ्योरी का? इस थ्योरी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये सी रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के पास भैया एनर्जी कम थी, इन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी बहुत कम थी या फिर नहीं थी, ये भी आप लोग बोल सकते हैं। वैसे तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो उनके पास होगी, लेकिन मान के चलते हैं कि नेग्लिजिबल एनर्जी उनके पास है। तो अब आपको अगर रिएक्शन करवानी है तो कैसे करवाओगे? आपको इनको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको इनको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, तो इनके पास भी कुछ एनर्जी थी, कुछ आपने दे दी, इस तरह से रिएक्शन हमारी आगे बढ़ी, इस तरह से हमारी रिएक्शन आगे बढ़ी। आया समझ में? इतना आ गया सभी को समझ में? तो हमने अभी तक क्या बताया कि इसके पास कुछ एनर्जी थी जो कि बहुत कम थी, इसके पास भी एनर्जी थी जो बहुत कम थी। तो हमने इनको एनर्जी दे दी कि लो भैया एनर्जी, अब तुम रिएक्शन करो, अब तुम रिएक्शन करो। तो उस एनर्जी जो हमने एनर्जी दी है, जो एनर्जी हमने दी है, उसी को हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, जो कि है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है? एक तरह से आप लोग बोल सकते हो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। समझाते हैं आपको।
थ्रेशोल्ड एनर्जी भी समझाएंगे और एक्टिवेशन एनर्जी भी समझाएंगे। मिनिमम एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स व्हिच इज नेसेसरी टू पोजेस अ केमिकल चेंज। मिनिमम एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल व्हिच इज नेसेसरी टू पोजेस अ केमिकल चेंज। ठीक है। तो अगर आप लोग उस रिएक्ट जो आपके पास मॉलिक्यूल था, ठीक है, उसके पास एनर्जी थी और आपने उसको एनर्जी दे दी, तो अब ये दोनों मिला के क्या बन जाएगी, ये हमारे पास टोटल एनर्जी बन जाएगी, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो यही हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। ठीक है, एक तो वो मिनिमम एनर्जी जो हमने दी है, और साथ में कौन सी एनर्जी जो उसके पास पहले से थी, तो ये दोनों मिला के हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी तैयार हो जाती है। ओके, ये कॉन्सेप्ट होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी का। चलिए, इसको ईटी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी भी समझ लीजिए आप लोग। द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट स्पीशीज इन देयर एनर्जी स्टेट टू मेक देयर एनर्जी इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। आया होगा समझ में आप सभी को। जो एनर्जी एक्स्ट्रा हमने दी है, जो एनर्जी हमने उसको दी है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम दे रहे हैं ना, उसी एनर्जी को हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ताकि दोनों एनर्जी जो मॉलिक्यूल के पास पहले से थी और जो हमने अब दे चुके हैं, इससे वो क्या कर ले, इससे वो रिएक्शन के लिए तैयार हो जाए। ओके, ये चीजें होती है। यहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां पर आप लोग देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस नॉर्मल एनर्जी। ओके, यहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। हमने क्या बताया था आपके पास, आपको कि मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी होती है। ठीक है, मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी होती है, लेट्स से ER। ठीक है, रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी होती है, थोड़ी देर के लिए हम लोग ये बोल देते हैं। उसके बाद जो हमने एक्टिवेशन एनर्जी इसको दी है, जो एनर्जी हमने दी है, इसको हम लोग EA बोल देते हैं। तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या बन जाएगी, ET बन जाएगी। ठीक है, ET बन जाएगी। ये हो गया कॉन्सेप्ट हमारा। ओके, तो ये चीजें होती है। अब यहीं से आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, तो कैसे करोगे आप लोग, इसको आप लोग इधर भेज दीजिए, ET में से ER को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है। ओके, ये बात है। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से और चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए, ये जो इतनी इतनी एनर्जी है हमारे पास, कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास एनर्जी है, ये हमारे पास क्या है, एनर्जी किसकी है, रिएक्टेंट की एनर्जी है। ठीक है, नॉर्मल एनर्जी जो इसके पास होती है पहले से थी, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ER बोल सकते हैं। ER। ER क्या है यहाँ पर, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी खुद के पास थी। ठीक है, भिखारी थोड़ी है वो कि बिल्कुल नहीं है। हाँ, कम है उसके पास, लेकिन आप उसको भिखारी नहीं बोल सकते। तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी थी, हम लोग ये मान के चल रहे हैं। उसके बाद ये बात हमें समझ में आई, अगर इसको अगर इसको प्रोडक्ट बनना है, अगर इसको प्रोडक्ट बनना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये बैरियर लगा हुआ है कि भैया जिसको भी प्रोडक्ट बनना हो, वो यहाँ पे आओ, इतनी एनर्जी ले लो, इतनी एनर्जी लेने के बाद ही आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। तो उसने क्या किया, ठीक है भैया, अगर कोई हमें एनर्जी देता है तो ठीक है, हम लोग इसको क्रॉस कर लेंगे। टच करना मतलब, क्रॉस का मतलब टच करना है, उसको जैसे ही टच करेंगे वो ये बन जाएगा। चलिए, तो जो एनर्जी हमने इसको दी है ताकि ये इस बैरियर को क्रॉस कर ले, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इस एनर्जी बैरियर को अगर कोई क्रॉस कर लेता है, तो जितनी एनर्जी हमें देनी होगी रिएक्टेंट को, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोल देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोल देंगे। ओके, ध्यान रहे इसके पास पहले से भी कुछ एनर्जी थी। तो जो एनर्जी अब ये वाली और ये वाली, अगर आप इन दोनों को मिला देते हो, ठीक है, यहां से देखेंगे आप लोग, तो यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी क्या कहलाएगी, हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगी, ET एनर्जी कहलाएगी। आया समझ में, ET क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, पूरी एनर्जी। E को भी प्लस कर दो, ER को भी प्लस कर दो, ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा। ओके, तो आप लोग ये डायग्राम भी साथ में बना लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है अरानियस इक्वेशन। ठीक है, अरानियस इक्वेशन, ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर और 3 नंबर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ओके, चलिए, स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्रूफ बताते हैं। ओके, एक प्रूफ बताते हैं आपको क्यों ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जरा यहाँ पर देखिए आप लोग, जरा यहाँ पर तो देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो अरानियस इक्वेशन है, ये कितनी बार आ चुकी है, 12 में आई थी, 13 में आई थी, 15 में आई थी, 18 में आई थी। ठीक है, और 2022 में भी शायद ये क्वेश्चन आया था। तो इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है ऑब्जेक्टिव में। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव, तो इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग सभी तैयार कर लीजिएगा। ओके,
चलिए, तो ये ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया। एक और ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है यहां से, उसके लिए आपको एक डेरिवेशन समझना रहेगा इसका। ओके, वो भी आपको बता देंगे, वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अरहानियस इक्वेशन। आपको बता दिया कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। चलिए, तो अरहानियस इक्वेशन क्या होती है इसको आप लोगों को ब्लैक स्क्रीन पे समझाते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ठीक है। अभी इसको हम लोग ब्लैक स्क्रीन पे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग, तो अरहानियस इक्वेशन, ठीक है। अरहानियस इक्वेशन एक इक्वेशन है जो हमें रिलेशन किस किस के बीच में देती है, जो हमें रिलेशन देती है रेट कांस्टेंट के, और और किसके बीच में देती है, अब आप लोग देखते जाइए। ए यहाँ पे होता है हमारे पास अरहानियस का कांस्टेंट, ठीक है। ए यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट आता है। उसके बाद यहाँ पे आती है हमारे पास एक्स, एक्सपोनेंशियल का सिंबल ई बना लेते हैं हम लोग। इसकी पावर में आप लोग लिखेंगे -EA, अपॉन में आ जाएगा RT, अपॉन में आ जाएगा RT, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास इक्वेशन होती है, ये हमारे पास इक्वेशन होती है अरहानियस की। देख लीजिए आप लोग क्या 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 चीज होती है। ये जो के है, के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट कांस्टेंट, ये क्या है हमारे पास, इसको आप लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हो, या फिर आप लोग अरहानियस अरहानियस फैक्टर भी बोल सकते हो, अरहानियस कांस्टेंट भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लोग किसी तरह से भी प्रोनाउंस कर सकते हो। ये तो एक्सपोनेंशियल का साइन है, जैसे ये होता है ना, log ई होता है, ओके। उसके अलावा ई टू दी पावर आपने एक्स देखा होगा, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। तो ये जो ई है, यही है ये, ओके। तो ये रहेगा, ई टू दी पावर यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, -EA। तो यहाँ पर जो ई है आपको दिख रहा है, ये है एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद आपको आर दिख रहा होगा, तो ये क्या है हमारे पास, ये गैस कांस्टेंट है, ठीक है, गैस कांस्टेंट। उसके बाद ये जो टी आपको दिख रहा है, ये टी यहाँ पर क्या है, ये जो टी है यहाँ पर, ये है टेम्परेचर, ओके। ये यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है। और टेम्परेचर आपको किस में लेना है, केल्विन में लेना है, या फिर आप लोग इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोल सकते हो, एब्सोल्यूट, क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब वही होता है इन केल्विन, ठीक है, इन केल्विन। चलिए इतना ही ठीक है, केल्विन लिखोगे तो मतलब नहीं निकलेगा, तो एब्सोल्यूट आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप लोग लिख सकते हो। इसका मतलब होता है कि आपको वैल्यू किस में लेनी है, केल्विन में लेनी है, सेल्सियस में नहीं लेनी है, केल्विन में आपको वैल्यू लेनी है। तो ये होती है हमारी अरहानियस इक्वेशन, इसको याद कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में काफी बार आता है, ओके। ये रहेगा। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। और देखिए आप लोग, अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि भैया के इजिकल्स टू होता है ए ई टू द पावर -EA/RT, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ गई। तो और ये ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव अब आप लोग कर लोगे। अब आप लोग आगे देखिए, इसी को हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा डिराइव करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं। तो आप लोग देखते जाइए, बस देखिएगा। एक काम करते हैं, दोनों साइड लोग ले लेते हैं। यहाँ पर भी लोग आ गया, इस साइड भी हम लोग लोग ले लेते हैं, मतलब लोग से दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई कर दिया। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम आपको, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा RT, ठीक है, ये अपॉन है, ओके। ये डिवाइड का सिंबल है इस तरह से। चलिए, उसके बाद अब यहाँ पर आइडेंटिटी का खेल है पूरा। किसका खेल है, ये आइडेंटिटी का खेल है, ओके। तो आपको एक आइडेंटिटी आती होगी, log log m/n, log m/n क्या होता था, log m/n, log m प्लस log n, यही होता है, log m × log n। तो आप लोग, ये जो यहाँ पर ए दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको आप लोग क्या मान लीजिए, m मान लीजिए। और ये जो वैल्यू है, इसको आप लोग क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। और इसको सॉल्व करना फिर से स्टार्ट कर देंगे, ओके। देखेंगे, यहाँ पर log आ जाएगा, यहाँ पर log m की वैल्यू यहाँ पर a है हमारे पास, फिर प्लस आएगा, ओके, प्लस आएगा, फिर माइनस ई, अच्छा माइनस नहीं आएगा यहाँ पर अभी, अभी तो यहाँ पर log लिखेंगे हम लोग, log, यहाँ पर ई बेस चल रहा है, -EA/RT, ठीक है। ये सभी के बेस क्या है हमारे पास, सभी की बेस ई है हमारे पास, ठीक है। चलिए, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब आगे देखेंगे, log बेस ई के इक्वल्स टू हो जाएगा log E
यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस को माइनस कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं डायरेक्ट, कोई मतलब नहीं है इसका। यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं। ओके, फिर से एक आइडेंटिटी हमारी बन रही है क्या? एक और आइडेंटिटी हमारे पास बन रही है, देखिए जरा। ये जो ई है हमारे पास, इसको अगर हम लोग एम मान लें, और ये जो इसकी वैल्यू ऊपर दे रखी है माइनस के सहित, ये हमारे पास एन अगर मान लें, तो एक आइडेंटिटी हमारे पास ये भी तो होती है लोग की, एम की पावर एन। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास? एन लॉग एम। तो इस तरह से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास एन आ जाएगा। ओके। अच्छा, यहाँ पर माइनस कैसे आ गया? log m प्लस एन होता है ना, log m प्लस एन होता है, तो यहाँ पर प्लस लिखेगा, वेरी सॉरी, यहाँ पर आप लोग प्लस कर लीजिएगा, माइनस नहीं आएगा यहाँ पर। ओके, क्योंकि देखो यार, ये m है और ये n है, तो m प्लस n क्या हो गया? तो यहाँ पर m हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। ओके, तो ये रहेगा, तो प्लस यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ओके, अब इसको देखिए आप लोग, इसको आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर जो n है उसको आगे लिख लेते हैं, माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोग लोग उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर ई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ई आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा? ई बचेगा। ये एन जो है वो इसमें यहाँ लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, उसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस लिख सकते हैं। ओके, ये चीज हो जाएगी। तो जिन लोगों ने यहाँ पर गलती करी वो सुधार लेना। ओके, ये हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखेंगे आप लोग, लोग ई, यहाँ पर के आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग करेंगे लोग ई ए। अच्छा, हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं, यहाँ पर ई आ जाएगा, यहाँ पर आर टी आ जाएगा, आर टी आ जाएगा। ओके, आर टी आ जाएगा। उसके बाद ये जो लोग ई और ई दिख रहा है, क्या आप लोग इसको जानते हो ये चीज क्या है? ये इस तरह से हमने देखा था, लॉग बेस 10 और 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ई और ई 1 ही होता है। ओके, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, तो आप चाहो तो उसको 1 लिखो या मत लिखो, एक ही बात है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? लॉग ई ए माइनस ई ए बाई आर टी। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास। चलिए, तो लगभग फिनिश हो चुका है अपना क्वेश्चन, ये जो डेरिवेशन है वो फिनिश हो चुका है। बस आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर अब आपको जो लॉग बेस ई आपको दिख रहा है उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे लॉग 10 के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लॉग 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको लॉग 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करना आपको सिखा रखा है हमने, किस तरह से करते हैं, तो उस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम इक्वल रखेंगे, यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। 2.303 यहाँ पर आ जाएगा log 10, और यहाँ पर आ जाएगा ए, फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ई ए बाई आर टी। ठीक है, अपॉन में चल रहा है वो। ओके, चलिए इतनी बात हमें समझ में आई। अब एक काम करते हैं, इसको इसको और इसको सभी के अपॉन में 2.303 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, सबको किससे डिवाइड कर देते हैं? 2.303 से डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये चीज क्लियर हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल मतलब इससे ये कट जाएगा। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा हटा देते हैं हम लोग। तो हमारे पास अब ये इक्वेशन बची है। ओके, ये हमारे पास लगभग फाइनल इक्वेशन होती है। इससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, इससे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इसी से जो समझना रहेगा समझेंगे। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन आई है, तो इस तरह से आप लोग को देखना रहेगा। चलिए, अब इसको अरेंज कर लेते हैं अच्छे से और बाकी इसको फिनिश करेंगे। log 10, log 10, और यहाँ पे आ जाएगा k इक्वल्स टू log 10, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस माइनस 1 अपॉन 2.303, 2.303। यहाँ पे हम लोग r लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? ये सारी चीजें कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर ई हो गया, यहाँ पर आप लोग चाहो तो आर भी लिख लो। अच्छा, आर तो नीचे है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, तो आर भी आपने लिख लिया, ई हो गया, आर हो गया, 2.303 हो गया। ये सारी चीजें क्या होगी? कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ पर ये जो होगा एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी कांस्टेंट रहेगा। 2.303 तो है ही कांस्टेंट, आर भी यहाँ पर कांस्टेंट है। ओके, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, बस एक चीज वेरी करेगी, वो है टेम्परेचर, 1/T। ठीक है, ये टेम्परेचर जो अपॉन में है, ध्यान रखना, ये यहाँ पर अपॉन का सिंबल बना हुआ है। ओके, तो ये सब अपॉन में आ जाएंगे। तो आप चाहो तो इसको इस तरह से भी अरेंज कर सकते हो। अगर इस तरह से आप लोग अरेंज कर लेते हो, तो यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे।
आप सभी को एक इक्वेशन आती है लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आप सभी को आता है या नहीं आता है? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्लास 10th में हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं, क्लास 11th में स्टडी करते हैं, क्लास 12th में स्टडी करते हैं। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये मैथ्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट हमारे पास क्लास 10th में सभी के पास होता है, तो वहां पर इक्वेशन आती है। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है, ये सभी लाइन को सेटिस्फाई करेगी। अगर आप लोग लाइन जानते हो, लाइन क्या होती है? लाइन वही होती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ओके, तो लाइन बना लेते हैं, ये एक लाइन हो गई। अच्छा, अच्छे से बनाते हैं। ओके, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, ये सब क्या है? ये लाइन ही तो है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लाइन। ओके, तो लाइन का मतलब होता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यहां पर जो ये एम है, यहां पर ये स्लोप है। ठीक है, टेंजेंट आप लोग बोल सकते हो। ये क्या है? यहाँ पर स्लोप है। चलिए बनाकर समझाते हैं ताकि आपको और फील आएगा इसमें। ओके, ये देखिए, इस तरह से हमारे पास लाइन की इक्वेशन हो गई। ये देखिए, तो अगर आप लोग यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो बिल्कुल स्ट्रेट, तो यहाँ पर जो एंगल आएगा, इसको क्या करें, इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, साइज कहाँ से बढ़ेगा? अच्छा, यहाँ से बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये जो है, ये क्या है? यहाँ पर ये एम है। ठीक है, टेंजेंट है। और क्या बताएं आपको, यहाँ पर ये वाई होता है, यहाँ पर ये एक्स होता है। ओके, वाई हो गया, एक्स हो गया, जो सी है, यहाँ पर सी हमारे पास एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, सी यहाँ पर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। चलिए, तो वाई हो गया, एक्स हो गया, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है। तो इसका यहाँ पर क्या काम है वो देखेंगे आप लोग। यहाँ पर इसका क्या काम है ये देखेंगे आप लोग। ये जो y है, ये इसके बराबर हो सकता है क्या? अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो अगर हम लोग इसको y समझ लें, ठीक है, इसको हम लोग y समझ लें, और यहाँ पर जो c कांस्टेंट है हमारे पास, जो c है, इसको हम लोग इसको मान लेते हैं। कलर चेंज करते हैं ताकि अच्छे से बन जाएगा, नहीं तो रिपीट चिपट हो जाएगा बिल्कुल पूरा। ओके, देखेंगे आप लोग यहाँ पर, ये हमारे पास, अच्छा फिर से हमने इसका साइज छोटा कर दिया क्या? ये देखो, ये सी मान लेते हैं हम लोग इसको। और यहाँ पर जो ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स किसको डिनोट कर रहा है? एक्स किसको डिनोट कर रहा है? वेरिएबल है ये, तो ये इसको डिनोट कर रहा है 1/t को। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाई है, ये हमारे पास एक्स है, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे। ओके, तो ठीक है, ये कलर सही है, ये ले लेते हैं। तो ये देखेंगे आप लोग, यहाँ पर जो वाई है, वाई क्या है हमारे पास? log 10 k। और एक्स क्या है हमारे पास? 1/t, 1/t, 1/t। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब देखेंगे, अब देखेंगे। और सी क्या है? सी तो ये रहा, log 10 a। ओके, तो इसको आप लोग चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, कोई मतलब इसका है नहीं यहाँ पर। तो अब हमारे पास बचता है -EA 2.303 अपॉन में, -EA/2.303, और यहाँ पे आएगा आर। ओके, तो ये यहाँ पर क्या है? यही तो हमारे पास एम है। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एम है। ठीक है, ये क्या है? एम है। एम, एम क्या होता है? स्लोप होता है। ठीक है, स्लोप, टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है वो नेगेटिव है, ये जो टेंजेंट है वो नेगेटिव है। यहां पर पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है। तो क्या करें? जो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है हमारे पास जो लाइन ड्रॉ होगी वो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगी नेगेटिवली। ठीक है, ऐसे नहीं होगी, ऐसे ही होगी, सिर्फ और सिर्फ इतनी होगी। इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। यहाँ पर जो स्लोप आता है ना, वो नेगेटिव आता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव स्लोप वाली लाइन इक्वेशन। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर। तो ये वाला हमारे पास एक क्या बनता है? ये हमारे पास ग्राफ बनता है log 10 k और 1/t के बीच में। ओके, ये आपको समझना जरूरी था। और आप लोग क्या याद रखोगे, यहां से ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या पूछेंगे आपसे? चलिए बताइए, जो हम लोग अरहानियस इक्वेशन का जो स्लोप होता है, ठीक है, वो जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इस तरह से ऑब्जेक्टिव बना के आपको उलझा सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव स्लोप आएगा। बस यही था समझने के लिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये रहेगा। ये डेरिवेशन 3 नंबर के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर 10 साल के पेपर उठाकर देखोगे तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन नहीं आया है, ऑब्जेक्टिव आए हैं जो आपको हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है हमारा कंप्लीट। पढ़ाई करें आप लोग, ऑल दी वेरी बेस्ट। नेक्स्ट चैप्टर जल्द स्टार्ट करें।